हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्थ मित्रा पे। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर जयदीप शर्मा, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और ऑलरेडी हम 3 वीडियो शूट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन। सेकेंड वीडियो में हमने देखा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड इन थर्ड वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कैपिटल बजटिंग विच इज़ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अभी थर्ड वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, इट्स इम्पोर्टेंस, फंक्शन, एंड देन वी डिस्कस 5 मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। हमने 5 मेथड ऑलरेडी डिस्कस किए, जिसमें पे बैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स, एनपीवी मेथड्स, पीआई मेथड्स एंड आईआरआर मेथड। ये मेथड में क्या होता है, क्या इनका फॉर्मूलाज है, क्या डिसीजन क्राइटेरिया है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के द्वारा इन सारे फॉर्मूला को करेंगे, ठीक। क्योंकि एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, और हर एग्जाम में चाहे वो एमटी हो, ईटी हो, एक क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का जरूर आता है, ठीक। तो 1 बाय 1 हम इसमें एक क्वेश्चन लेंगे, जिसमें 2 प्रोजेक्ट का डेटा होगा, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, और हम 5 मेथड से इसको सोल्व करेंगे 1 बाय 1, ठीक। सो वी आर हैविंग 1 क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और इसी क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करेंगे अलग अलग मेथड से, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? ए कंपनी इज इवेलुएटिंग 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, जो हमारा बाद के मेथड आएंगे एनपीवी एंड उनमें वहाँ पे इसका यूज होगा। 2 प्रोजेक्ट का हमें डेटा दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें बताया है, जिसको हम कैश आउटफ्लो भी बोलते हैं। दोनों प्रोजेक्ट में 1 लाख इसमें है, 1 लाख ही इसमें है, बाई चांस दोनों में सेम है। प्रोजेक्ट ए की इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख है, प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख है। और दोनों का जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। इन डिसीजन में करना क्या है, हमें कंपेयर करना है किसको, कैश आउटफ्लो, जिसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, यानी वो पैसा जो हम शुरू में इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज नोन एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो। और उसके बदले जो पैसा हमें आएगा फ्यूचर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जब तक उसकी लाइफ है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितनी साल की लाइफ है, हर साल वो प्रोजेक्ट या वो मशीन हमें कुछ इनफ्लो देगा, कुछ कमा के देगा, दैट इज नोन एज कैश इनफ्लो। तो इस क्वेश्चन में हमें कैश इनफ्लो बता रखा है। प्रोजेक्ट ए का है 25,000, 25, 25, 25 और 25। लाइफ साइकिल उसकी 5 ईयर है और 5 साल में हमें वो सेम प्रॉफिट दे रहा है, हर साल सेम प्रॉफिट कह लो इनफ्लो आ रहा है 25,000, ठीक। जबकि प्रोजेक्ट बी का जो इनफ्लो है, पहले साल रहेगा 15,000, फिर 20,000, फिर 30,000, 45,000 एंड देन 50,000। तो ये हमें डेटा दिया है, यानी हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, दोनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, जिसको हम कैश आउटफ्लो भी बोल सकते हैं, दोनों का इनफ्लो दिया 5 ईयर का, और एक हमें दिया है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें एनपीवी मेथड और बस के बाद के मेथड में यूज होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 हर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मेथड हमारा आता है पे बैक पीरियड मेथड, ठीक। पे बैक पीरियड मेथड या पीबी मेथड भी जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाती है। पे बैक का मतलब पे, वो प्रोजेक्ट मुझे पे कर देता बैक, जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग में वो बैक होकर के मेरे पास आ जाए, वो पीरियड क्या कहलाएगा, हमारा पे बैक पीरियड। और इस मेथड में हमें करना क्या होता है, जितने भी प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन है सबका हमें पे बैक पीरियड निकालना है, और जिस प्रोजेक्ट का, जिस मशीन का पे बैक पीरियड सबसे कम होगा, उस वाले प्रोजेक्ट या उस वाली मशीन को हमें सेलेक्ट करना है। तो यानी 2 स्टेप हमें करने हैं। फर्स्ट स्टेप में मुझे पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, और सेकंड स्टेप में बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड आई हैव टू गिव माई रिकमेंडेशन और डिसीजन देना है कि इसको सिलेक्ट करें या नहीं करें, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं तो विच इज़ द बेस्ट वन, ठीक। तो सेम डेटा पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमें डेटा ऑलरेडी दे रखा था प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का, तो उसके बेस पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 2 सिचुएशन में फॉर्म निकलता है पे बैक पीरियड। अगर हमारा इनफ्लो सेम है, हर साल का इनफ्लो सेम है, तो हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो, यानी जो हर साल इनफ्लो आ रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 25,000 हमारा
इनफ्लो है। तो ये वाला इनफ्लो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, सेम है, हर साल 25,000 हमें मिल रहा है। तो इट मीन्स हमारा ये फर्स्ट मेथड लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट जो हमें दे रखा है 1 लाख रुपए और कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो दैट इज हमें दे रखा है 25,000। तो हमें दोनों डेटा हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 1 लाख और कांस्टेंट एनुअल इनफ्लो दे रखा है 25,000। तो इट मीन्स 4 ईयर्स हमारा क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड। ये किसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ए। तो प्रोजेक्ट ए का इनफ्लो हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड कितना हो गया, 4 ईयर। कैसे निकाला हमने, इन्वेस्टमेंट एनुअल स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो थी, जो कि 1 लाख दे रखी है, या इसको दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, कैश आउटफ्लो जो हमें 1 लाख दे रखा हो, और डिवाइड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक, जो हमें दे रखा था 25,000। तो इसका हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 4 ईयर। नाउ वी गो टू द प्रोजेक्ट बी। जैसे हमने प्रोजेक्ट ए का इनफ्लो निकाला, सॉरी पे बैक पीरियड निकाला, अब हमें चाहिए प्रोजेक्ट बी का, तभी तो मैं कंपेयर करके बता पाऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। अब आता है पे बैक पीरियड कैसे निकालें। तो यहाँ पे तो पहली कंडीशन हमारी पे बैक पीरियड की क्या थी, अगर इनफ्लो हमारा सेम है हर साल तो सिंपल मेथड क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो। बट प्रोजेक्ट बी में हमारा इनफ्लो हर साल चेंज हो रहा है, कभी 15 है, कभी 35 है, कभी 30 है, कभी 20 है, कभी 45 है, तो वो वाला मेथड नहीं लगेगा। तो इसमें एक दूसरा मेथड होता है पे बैक पीरियड निकालने का, जहाँ पे इनफ्लो अलग अलग हो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ये आप नोट कर लें, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कंप्लीटेड ईयर, कितने साल मेरे पूरे हो गए। पे बैक पीरियड में मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या चाहिए, वो पीरियड चाहिए जिसमें जो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं ऑलरेडी, वो मेरे पास पूरे आ जाए। मुझे वो समय चाहिए, वो 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 हो सकता है, या 3 या 4 के बीच में हो सकता है, या 4 या 5 के बीच में हो सकता है, ठीक। तो उसको निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया कि कितने साल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, टाइम पूरा हो चुका है 1 लाख पूरा होने से पहले, प्लस एनुअल अमाउंट रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज द इन्वेस्टमेंट। 3 साल मान लो मेरा पूरे हो गए, पर 4 में मेरा अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा इनफ्लो क्या, पे बैक पीरियड क्या होगा, 3 और 4 के बीच में। तो मुझे एग्जैक्ट अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, कंप्लीटेड ईयर प्लस अमाउंट रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज द इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं, फिर इसको इजीली समझ में आएगा। अब मेरे साल, पहले साल मेरा इनफ्लो कितना हुआ है, 15,000। तो मैं इसमें एक टेबल बनाऊंगा, एक कॉलम तो हमारा रहेगा कैश इनफ्लो का, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। एक मैं नया कॉलम बनाऊंगा क्यूमुलेटिव इनफ्लो। क्यूमुलेटिव क्या, मैं जोड़ता चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे उस पीरियड पे पहुंचना है जहां पे मेरा इनफ्लो 1 लाख के बराबर हो जाए। तो पहले साल इनफ्लो कितना हुआ, 15, तो मेरा क्यूमुलेटिव भी कितना हो जाएगा, 15,000। सेकेंड ईयर मेरा इनफ्लो कितना हुआ है, 20,000, जो क्वेश्चन में दिया है। तो सेकेंड ईयर के एंड में हमारा इनफ्लो कितना हो जाएगा, क्यूमुलेटिव 135। 35 कैसे हुआ, 15 पहले साल का और 20 दूसरे साल का, यानी अभी मेरा 2 साल के लास्ट में मेरे पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 35। बट मुझे कितना इकट्ठा करना है, 1 लाख, क्योंकि मेरा आउटफ्लो कितना है, 1 लाख। तो मैं जाऊंगा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हमारा इनफ्लो कितना हुआ है, 30,000। तो थर्ड ईयर के एंड में हमारा इनफ्लो हो जाएगा 65,000, ठीक। बट अभी भी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा 3 साल के बाद भी मुझे जाना पड़ेगा। फोर्थ ईयर में हमारा इनफ्लो कितना हुआ, 45,000। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव कितना हो गया, 1,10,000। इसका मतलब जब हमारे 4 साल खत्म होंगे तो मेरे पास इकट्ठा पैसा कितना हो जाएगा, 1,10,000, जबकि मुझे कितना चाहिए था, 1 लाख। तो इसका मतलब मेरा जो पे बैक पीरियड है वो यहाँ पे कहीं है, 3 साल से ज़्यादा है और 4 साल से कम है, क्योंकि 4 में हमारा टारगेट क्रॉस हो रहा है, 3 में मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा 1 लाख का। तो इसका मतलब मेरा पे बैक पीरियड 3 ईयर प्लस फ्यू मंथ है या फ्यू डेज है। बट मुझे तो एग्जैक्ट चाहिए 3 साल कितने महीने या कितने दिन है, तो उसको एग्जैक्ट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कंप्लीटेड ईयर। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर कितने हो जाएंगे, 3 प्लस अमाउंट रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज द इन्वेस्टमेंट। अब मेरे को कितना अमाउंट चाहिए था, 1 लाख, जबकि यहाँ तक मेरा पैसा हुआ सिर्फ 65, तो मुझे कितना और पूरा करना पड़ेगा, 35,000। तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया 3 साल के बाद,
1 लाख माइनस 65,000 दैट इज 35,000। और इस साल के टोटल अर्निंग कितनी है हमारी, ऑलरेडी में पता है 45,000। तो इसको पूरा डेटा को हम इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कंप्लीटेड ईयर है हमारा 3, कंप्लीटेड ईयर हो गया 3 ईयर्स, प्लस रिमेनिंग अमाउंट हमारा कितना था 35,000, और इस साल का टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है 45,000। तो मेरा आंसर आएगा 3.78 ईयर्स, 3.78 या 3.8 ईयर, यानी 3 साल से हमारा ज़्यादा होगा, 4 साल से कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह मैंने क्या निकाल लिया, प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड। तो प्रोजेक्ट बी का हमारा आया 3.78 ईयर्स, जबकि हमने प्रोजेक्ट ए का निकाला था वो कितना आया था 4 ईयर्स। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसका कम है, प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड हमारा कम है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पे बैक पीरियड क्या कहता है, जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम हो उस वाले को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस वाले मेथड के हिसाब से कंक्लूजन क्या निकलता, प्रोजेक्ट बी रिकवर इन्वेस्टमेंट अर्लियर सो वी शुड सेलेक्ट प्रोजेक्ट बी। तो अगर इन दोनों प्रोजेक्ट से मुझे चूज करना हो और अगर मैं पे बैक पीरियड मेथड को बेस मान रहा हूं तो इस मेथड के हिसाब से प्रोजेक्ट बी शुड बी सेलेक्टेड बिकॉज इट इज द बेस्ट वन। व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग लेसर पे बैक पीरियड देन प्रोजेक्ट ए। ठीक, तो इस तरह हम पे बैक पीरियड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मुझे क्या निकालना, पे बैक पीरियड निकालना है। और पे बैक पीरियड निकालने की 2 सिचुएशन है। पहले मुझे ये देखना है क्या एनुअल इनफ्लो सेम है हर साल, सेम है तो हम पहले पार्ट के मेथड से निकालेंगे जो कि बिल्कुल ईजी है। और अगर इनफ्लो सेम नहीं है, हर साल चेंज हो रहा है, तो मुझे पहले एक क्यूमुलेटिव इनफ्लो की टेबल बनानी पड़ेगी और फिर ये वाला फॉर्मूला हम लगा करके उसका एग्जैक्ट पे बैक पीरियड निकाल लेंगे। ठीक, और फिर हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा, जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम हो उसको हम सेलेक्ट करेंगे या उसको हम बेस्ट रिकमेंड करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया पे बैक पीरियड मेथड। ठीक, बट इस मेथड में कमी क्या है, टाइम वैल्यू मनी को ये कंसीडर नहीं करता, प्लस ये पे बैक पीरियड तक का ही प्रॉफिट देखता, उसके बाद का प्रॉफिट या इनफ्लो को देखता नहीं है। ठीक, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड या ARR मेथड, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोल देते हैं और कई बुक्स में हम इसको ARR मेथड भी बोल देते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। यानी इसमें हम क्या निकालेंगे, हम वो रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं जिस रेट से हम वो प्रोजेक्ट हमें कमा करके दे रहा है, रेस्पेक्टिव जिसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, ये समझने में उससे थोड़ा इजी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जब भी बात करते हैं तो हम उसको कंसीडर किस में करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न में, क्योंकि हम लोन लेते हैं तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, हम किसी बैंक में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है या रेट ऑफ रिटर्न मिलती है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या निकालना चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट हमें किस रेट से कमा करके दे रहा है। ठीक, तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ ARR, और फिर हम जितने भी प्रोजेक्ट हैं सबका ARR निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और फिर जिस प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न ARR सबसे ज़्यादा होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे ज़्यादा, जबकि पे बैक पीरियड में उल्टा था, जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम था उसको हम बेस्ट मान रहे थे, यहाँ पे जिसकी ARR सबसे ज़्यादा होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन आता है कैसे निकालें हम ARR। तो ARR का जो फॉर्मूला रहेगा हमारा दैट इज ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100 क्यों कर रहे हैं, ताकि वो परसेंटेज में हो जाए। तो मेन क्या है इसमें, एक तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जो भी उसकी लाइफ का एवरेज एनुअल प्रॉफिट है वो हम चाहिए हमें, और एक चाहिए हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट। इन 2 चीज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ARR, जो कि होगी परसेंटेज में, लाइक 10%, 11%, 8 या 9%, ऐसे हम हर प्रोजेक्ट की ARR निकालेंगे। ठीक, तो उसी क्वेश्चन को अगर हम स्टडी करें तो हमें 2 साल का डेटा दे रखा था प्रोजेक्ट ए का और प्रोजेक्ट बी का 5 ईयर का डेटा है। तो प्रोजेक्ट ए की अगर हम निकालेंगे तो मुझे क्या चाहिए, एक तो चाहिए एवरेज एनुअल प्रॉफिट, तो वैसे तो इसका 25 ही आएगा, पर फिर भी कैलकुलेशन से निकालो, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 25 × 5 1,25,000, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25,000, यानी उसका एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है 25,000। हालांकि प्रॉफिट जो है कैश इनफ्लो से थोड़ा अलग होता है, बट इस क्वेश्चन में हम यही मान लेते हैं कि जो डेटा दे रखा है वो इस वाले पॉइंट से इनफ्लो की जगह प्रॉफिट का ही दे रखा है। ठीक,
नॉर्मली क्या होता है रियल लाइफ में, इनफ्लो इज समथिंग डिफरेंट एंड प्रॉफिट इज समथिंग डिफरेंट। और हर क्वेश्चन में जो इनफ्लो होता है वो यूज होता है बाकी चारों मेथड में। सिर्फ ARR मेथड में हमने क्या किया होता है, इनफ्लो की जगह हम प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं, ठीक। बट इस क्वेश्चन में हम सिंप्लिसिटी को समझने के लिए थोड़ा जो डेटा है उसको हम प्रॉफिट ही मान रहे हैं, ठीक। तो हमारा एनुअल प्रॉफिट कितना हो गया, एवरेज एनुअल प्रॉफिट 25,000। ऐसे ही हमें चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें इसमें इनिशियल नहीं चाहिए, इसमें हमें क्या चाहिए, एवरेज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी धीरे धीरे डेप्रिसिएट होकर कम होती रहती है। तो उसको एवरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक। 1 लाख की हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 50,000 हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ARR हमारा कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या है, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारा आया 25,000 अभी हमने निकाला, डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 50,000 इंटू में 100, तो ये हमारा हो गया 50%। यानी ये वाला प्रोजेक्ट हमें हर साल 50% रिटर्न दे रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन हमने बनाया हुआ, रियल लाइफ में इतना प्रॉफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने रिटर्न नहीं मिलती है, ठीक। अब आता है कि सेकंड, अब ठीक है ये अच्छा है 50%, बट हम तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक हम सेकंड को भी कैलकुलेट ना कर ले, क्योंकि हो सकता है सेकंड में इससे भी ज़्यादा रिटर्न आ रही हो। तो हमें सेम वे में करना है सेकंड का कैलकुलेशन। तो हम आते हैं डेटा किसका, प्रोजेक्ट बी। ऑलरेडी डेटा हमें फर्स्ट स्लाइड में दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले जब भी इस वीडियो को देखें, पहले फर्स्ट स्लाइड का जो क्वेश्चन है उसको पहले आप उतार के एक नोट पैड पे रख लें अपने सामने, ताकि फिर आपको नेक्स्ट वीडियो समझने में आसानी रहेगी। तो उस स्लाइड पे हमें ऑलरेडी डेटा दे रखा था, प्रोजेक्ट ए का भी, प्रोजेक्ट बी के 500 सालों का इनफ्लो, दोनों को आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट दे रखा था और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा था। तो उसी डेटा की हेल्प से जब मैं उसके 500 साल के प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो वो आएगा 1,60,000, और उसको मैं 5 से जब डिवाइड करूंगा तो हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 32,000। प्रोजेक्ट बी के जब 5 ईयर के डेटा को मैं प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 32,000। इसी तरह जब मैं इन्वेस्टमेंट एवरेज करूंगा तो वो सेम है दोनों की, क्योंकि दोनों का आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, तो 1 लाख को 2 से डिवाइड करूंगा तो 50,000। तो अब मुझे चाहिए ARR, तो ARR का फॉर्मूला वही है, ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो अभी हमने निकाला 32,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 50,000 इंटू में 100। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 64%, 64%, ठीक। तो प्रोजेक्ट ए में हमारी ARR आई थी 50%, जबकि प्रोजेक्ट बी में आया हमारा 64%। और हमने क्राइटेरिया क्या डिस्कस किया था, जिस प्रोजेक्ट की ARR ज़्यादा होगी हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे या उसको बेस्ट मान के रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रोजेक्ट बी इज प्रेफरेबल ड्यू टू हायर ARR बिकॉज ARR average rate or accounting rate of return of project B is high than the project A, so we should recommend or we should select the project B, ठीक। तो ARR मेथड में हमें करना क्या है, सिंपली जितने भी प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन है पहले उनकी ARR निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबकी ARR निकालेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, उन ARR को कंपेयर करेंगे और जिस प्रोजेक्ट की ARR सबसे ज़्यादा होगी हम उसको सेलेक्ट या रिकमेंड करेंगे। तो अभी तक हमने इस वीडियो में देखा 2 मेथड, विच इज़ पेबैक पीरियड मेथड और ARR मेथड। दोनों मेथड के हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कैसे हम अपना सजेशन या रिकमेंडेशन देंगे, ठीक। तो नेक्स्ट जो आने वाला इस सीरीज के वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट जो 3 मेथड है हमारे, जिसमें है हमारा NPV मेथड, PI मेथड और ARR मेथड, ठीक। तो आशा करता हूँ मुझे आपको ये दोनों मेथड अच्छी समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, और जो भी कोई फाइनेंस सीखना चाहता है उसको ये शेयर करें, क्योंकि ये कैपिटल बजटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सबके काम का है। इवन मैं कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ, तो भी मैं इस मेथड की हेल्प से डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।